Good morning student. Today we will start BCom part second EFM पेपर फर्स्ट. अपना जो टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, जिसमें हम न्यूमेरिक क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं और अपना सेकंड मेथड करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज फोरकास्टिंग मेथड स्टार्ट है, जिसमें हमने काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए हैं. और लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि हम थर्ड मेथड स्टार्ट करेंगे, बट आपने जो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 2-3 क्वेश्चन रह गए थे, उसमें आपने कहा कि शायद कुछ प्रॉब्लम है, तो वह उनको भी आज एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, तो आज की जो वीडियो रहेगी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 14 में जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है उसको हल करेंगे और 15 में भी जो प्रॉब्लम है उसको हल करेंगे. ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट आज जो अपनी क्लास थी वो थर्ड मेथड के लिए थी. लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था, बट आपने कहा कि सर ये आगे के 2 क्वेश्चन है ये हमें समझ में नहीं आए हैं, इसलिए मैं सेकंड मेथड ही इस क्लास में करवाऊंगा. ठीक है, तो सेकंड मेथड में क्वेश्चन नंबर 14-15 में जो भी प्रॉब्लम है वो पूरी आपको एक्सप्लेन करके अच्छी तरह से समझाएंगे. ठीक है, यस. क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसमें अपने को कुछ कैलकुलेशन करनी होगी. एक तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करनी है. क्या करनी है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. एक कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी है. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो कैलकुलेट की जाती है, फिनिश स्टॉक की जो कैलकुलेशन होती है फिनिश स्टॉक की, वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर ही कैलकुलेट होती है. और उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स डेटर्स की जो कैलकुलेशन होती है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स पर होती है. तो देखिए स्टूडेंट्स, आप कहोगे सर ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स होती क्या है, हमें तो इक्वल मान लिया. इक्वल नहीं है. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स में अंतर है. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस यदि ऐड कर दिए जाते हैं तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स बन जाते हैं. तो अपन वर्किंग नोट में फर्स्ट ये कैलकुलेट करेंगे. अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से है, सीपीयू नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से अपने को कैलकुलेशन करनी होगी. उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल आसान है. ठीक है, तो अपन वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं, उसमें कैलकुलेट करते हैं. कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये कैलकुलेट करते हैं अपन. कैसे करना है? फर्स्ट लिखें यहाँ पर सेल्स. सेल्स अपने को गिवन है बुक में, वो यहाँ लिख देते हैं 42 ले. ठीक है, इसमें से अपन क्या करते हैं? लेस ग्रोस प्रॉफिट. ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कितना है? 20% ऑन सेल्स. इसका 20% यहाँ लिख देते हैं 8,40,000. तो ये है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है. तो कहने का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या होता है? सेल्स में से ग्रोस प्रॉफिट लेस कर दीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट की जाती है. इसके बाद इसमें अपने को ऐड कर देने हैं. ऐड सेल्स इंक्रीज एक्सपेंसेस. सेल्स इंक्रीज एक्सपेंसेस में अपने को 2 एक्सपेंसेस है दिए हुए हैं. सेल्स को इंक्रीज एक्सपेंसेस का मतलब है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं. तो ये सेल्स इंक्रीज एक्सपेंसेस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दे रखे हैं. वो 2 सेल्स इंक्रीज एक्सपेंसेस है, वो अपन देख के लिए देते हैं 2 लाख प्लस 480. एक तो 2 लाख के और एक 4,80,000. ये 6,80,000 इसमें ऐड कर देते हैं. ऐड करने के बाद जो आएगा उसको बोलोगे आप कॉस्ट ऑफ सेल्स 40,40,000. कॉस्ट ऑफ सेल्स 40,40,000. ये कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट हो चुकी है. अब इसके बाद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसके बाद अपने को स्टूडेंट क्या करना है?
अब अपने को स्टेटमेंट स्टार्ट करना है। स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। ये तो अपना क्या है, वर्किंग नोट है। स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल। एक डिटेल का कॉलम है और एक अमाउंट का कॉलम है। फर्स्ट अपन लिखते हैं स्टॉक, ए पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पर करंट एसेट्स। इसमें आप लिख दो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये अपने को 2 मंथ के लिए बोला है। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का रिलेशन होता है रॉ मटेरियल से, और रॉ मटेरियल अपने को किसमें गिवन है 12 लाख, और 2 महीने के लिए 2/12। 2 महीने के लिए दिए ना, इसलिए 2/12 किए। तो अपन ये करके इसलिए यहाँ लिख देते हैं 2 लाख, इसको कैलकुलेट किया। इसके बाद सेकंड पॉइंट अपना होता है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का। क्या होता है, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। और वर्क इन प्रोग्रेस की जानकारी अपने पास नहीं है तो अपन लिखेंगे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की जो कैलकुलेशन की जाती है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर की जाती है, और ये अपने को दे रखी है 1.5 मंथ। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 33,60,000 इंटू 1.5 मंथ डिवाइड में 12। ये करेंगे और इसकी जो कैलकुलेशन आएगी वो बाहर लिखेंगे 4,20,000। ठीक है, कैलकुलेशन आप करना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डेटर्स। डेटर्स की जो कैलकुलेशन की जाती है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स पर की जाती है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अपनी कितनी है 40,40,000 जो हमने काउंट की थी, ये भी हमने काउंट किया था, ये भी हमने वर्किंग नोट में काउंट किया था। तो डेटर्स अपने पास है वो 3 मंथ के लिए, तो 3 डिवाइड में 12। तो यहाँ इसकी कैलकुलेशन लिखना। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है एडवांस पेमेंट। सेल्स प्रमोशन के एडवांस पेमेंट दिए हैं। तो अभी मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि एडवांस पेमेंट है वो करंट असेट्स में शामिल किया जाता है। तो यहाँ लिख देते हैं एडवांस पेमेंट। ठीक है, सेल्स प्रमोशन के लिए आपने एडवांस पेमेंट किया है, तो एडवांस पेमेंट अपन वो 6 मंथ के लिए 2 लाख है, 6 मंथ के लिए 6 डिवाइड में 12, और इसकी कैलकुलेशन भी बाहर लिख देना। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास है कैश बैलेंस 1 लाख का। तो यहाँ लिख देते हैं कैश एट बैंक 1 लाख। ये गिवन है, इसको कोई कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्ट आपको दे रखे है। तो कैश बैलेंस 1 लाख। अब टोटल ए कर दीजिए आप, इनको नोट करिए और टोटल ए करिए। अब बी पॉइंट स्टार्ट करते हैं। बी पॉइंट करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज में अपने पास एक तो क्रेडिटर्स है 1 मंथ के लिए, क्रेडिटर्स 12 लाख है रॉ मटेरियल, इसका 1 मंथ कैलकुलेशन यहाँ लिखना। क्रेडिटर्स के बाद अपने पास है
एक्सपेंसेस दी हुई हैं, तो वो सभी एक्सपेंसेस अपन यहाँ लिखते जाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस है उसमें अपने पास वेजेज है, वेजेज 9,60,000 इंटू हाफ मंथ है, ये हाफ मंथ किया है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिखा हुआ है 12 लाख का इंटू 1 मंथ। ठीक है, ये सभी दिए हुए हैं, ये सभी अपने को दे रखे हैं। तो अपने को तो यहाँ से बुक से देखकर आपको अमाउंट भी दे रखी है और आपको मंथ भी दे रखे हैं। आपको तो अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई करना है और स्टार्ट करना है क्वेश्चन करना। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दे रखे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अपने पास गिवन है 4,80,000 के इंटू 1/12 1 मंथ के लिए। तो इस प्रकार से इनकी भी कैलकुलेशन आप कर देना और करने के बाद टोटल बी कैलकुलेट करना। और टोटल बी कैलकुलेट करने के बाद आप नेट वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना ए माइनस बी, नेट वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। और ये नेट वर्किंग कैपिटल जब कैलकुलेट हो जाए तो आप ऐड करना, ऐड 10% प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज, ऐड 10% प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज। तो इससे जो भी आए नेट उसका 10% और ऐड कर देना और आपकी रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 14 की जो आपकी प्रॉब्लम थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। आई थिंक इसमें आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसमें जो फिनिश गुड्स है, डेटर्स है, उसकी कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आ रही थी क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में गिवन नहीं था। रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड ये डायरेक्ट होते ना तो आपकी प्रॉब्लम नहीं आती। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने कैलकुलेट किया था और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कैलकुलेट की जो डेटर्स की कैलकुलेशन में आई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट की जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 वो देखिए, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है तो मैं उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप उसको कंप्लीट कर लेना। उसमें कुछ जानकारी अपने को नहीं दे रखी है वो मैं बोलता जा रहा हूँ, आप उसको नोट करते जाना। ठीक है, कुछ जैसे रॉ मटेरियल का पीरियड कितना है, फिनिश गुड्स का कितना है, वो कुछ पीरियड उसमें दिए नहीं है तो वो वर्किंग नोट में कैलकुलेट किए जाएंगे। तो आप लिखते जाना, मैं एक वर्किंग नोट आपको बोल रहा हूँ वो आप लिखना। यस, लिखिए। देखिए वीकली प्रोडक्शन इक्वल 32,000 डिवाइड में 4, 32,000 डिवाइड में 4, तो 32,000 मतलब एक महीने का प्रोडक्शन अपने को दे रखा है 32,000। और क्या होता है, एक महीने में वीक कितने होते हैं, 4 होते हैं, इसलिए 4 से डिवाइड किया है और वीक में चेंज कर दिया है। 8,000 यूनिट हम प्रोड्यूस करते हैं एक वीक में। समझ में आ गया सभी के? 32,000 प्रोडक्शन है मंथ का और एक महीने में 4 वीक होते हैं, इसलिए 4 से डिवाइड करा है, 8,000 यूनिट आ चुकी है। क्लियर? तो एक वीक में आप 8,000 यूनिट का प्रोडक्शन करते हो। समझ में आया ना सभी के? अब आप नीचे लिखिए रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल में लिख दीजिए 8,000 इंटू 4 32,000। 4 क्या है, कॉस्ट पर यूनिट है CPU। ठीक है, फिर लिखिए डायरेक्ट लेबर 8,000 इंटू 3, 8,000 इंटू 3 तो 8,000 यूनिट है। 3 क्या है, CPU है, कॉस्ट पर यूनिट है। और ओवरहेड में लिख दीजिए ओवरहेड गिवन 16,000। ओवरहेड अपने को दे रखा है एक वीक में 16,000 लगते हैं। अब आपको सर ये 3 और 4 कहाँ से लाए हो, ये अपने को दे रखा है बेटा सेलिंग प्राइस, रॉ मटेरियल बोल रहा है ये 40% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है ₹10 और ₹10 का 40% होता है 4। इसी प्रकार से लेबर के बारे में
30% ऑन सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस है 10, उसका 30% होता है 3, ठीक है। और ओवरहेड गिवन है 16,000। क्लियर। तो रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड की अमाउंट आपको वीकली मैंने बता दी है। इसके बाद अपने को मटेरियल स्टोरेज पीरियड नहीं दे रखा है, तो मटेरियल स्टोरेज पीरियड आप लिख लीजिए, मटेरियल स्टोरेज पीरियड इक्वल 96,000 डिवाइड में 32,000। 96,000 गिवन है, इतना स्टॉक लगता है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लगता है, डिवाइड में 32,000। 32,000 एक महीने का प्रोडक्शन है, ठीक है, यूनिट इन द मंथ। 96,000 स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1 मंथ का है, डिवाइड में आपने क्या किया है 32,000, ये यूनिट इन द मंथ है, एक महीने की 32,000 यूनिट है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखवाई है। तो 96,000 डिवाइड में 32,000 करोगे तो जो आंसर आएंगे वो आएंगे 3, तो आप लिखना 3 वीक्स। तो रॉ मटेरियल का जो वीक नहीं दे रखा है वो 3 वीक लेना है, जो आप स्टेटमेंट लिखोगे ना वहाँ 3 वीक से हल करना। इसके बाद फिनिश स्टॉक है वो लिख लीजिए, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड इक्वल 16,000 डिवाइड में 8,000। 16,000 स्टॉक गिवन है फिनिश का, और ठीक है 16,000 डिवाइड में 8,000, 16,000 तो फिनिश स्टॉक है गिवन है एक वीक का, और एक वीक में हम प्रोडक्शन कितने करते हैं 8,000 यूनिट का, तो 16,000 डिवाइड में 8,000 ये आएंगे 2, तो 2 वीक्स लिख देना, 2 वीक्स। वर्क इन प्रोग्रेस अपने को दे रखे है 2 वीक, फिनिश का मैंने कैलकुलेट किया है 2 वीक, समझ आ गया ना। वर्क इन प्रोग्रेस ऑलरेडी गिवन है 2 वीक, और फिनिश स्टॉक का कितना है 2 वीक, ये हमने कैलकुलेट किया है। और प्रोविजन कैलकुलेट करना 10 डिवाइड में 90 के अकॉर्डिंग, 10 डिवाइड में 90 के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। मेन जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको नोट करवा दी है, इस प्रॉब्लम को नोट करके फिर ऐसे स्टेटमेंट बना के करना, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से जो आपकी प्रॉब्लम थी सेकंड मेथड के क्वेश्चन में वो भी मैंने आज कंप्लीट कर दी है। अब नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे थर्ड मेथड, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड, ठीक है, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड, ठीक है। रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल में 3 मेथड है, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड वो कंप्लीट हो चुका है, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज भी आज कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट, नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। ओके।